तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि हमने कहा था कि स्टेप्स इन ATLS, ठीक है ना। तो इसमें 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे। प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन हमने कहा कि पहला स्टेप, सेकेंडरी सर्वे है, फिर उसके बाद डेफिनेटिव केयर है, ठीक है ना। तो उसमें फिर हमने प्राइमरी सर्वे में हमने देखा एंड रिससिटेशन, प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, ठीक है। इसमें हमने देखा कि हमने क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था और ट्रीट करना था किसको, व्हाट इज़ किलिंग द पेशेंट, जो भी पेशेंट को मार रहा है उसको, ठीक है। तो उसके बाद इस दौरान हमने इमीडिएट लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना था और ट्रीट करना था। लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स में, इमीडिएट लाइफ टेकिंग प्रॉब्लम्स में कौन कौन से हमारे पास हैं? हमारे पास हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्रीथिंग का इश्यूज़ हो सकते हैं और सर्कुलेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। ये इमीडिएट लाइफ टेकिंग इश्यूज़ थे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंडरी सर्वे में हमने हेड टू टो तक एग्ज़ाम करना था और उसको एग्ज़ाम के दौरान हमने ढूंढना था कि ऐसी पोटेंशियल टू किल, यानी कि ऐसी इंजरीज जो कि पोटेंशियल रखती हैं कि बंदे की जान ले सकें, इनको आइडेंटिफाई करके ट्रीट करना था, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटिव केयर था कि जो भी प्रॉब्लम हो चुकी है पेशेंट को उसका एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट प्लान बनाना था। तो ये चीज़, ठीक है। अब हम सबसे पहले प्राइमरी सर्वे और रिससिटेशन हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकेंडरी सर्वे का एक लेक्चर बनाएंगे और उसके बाद हम डेफिनेटिव केयर का एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्राइमरी सर्वे एंड रिससिटेशन, ठीक है, देखते हैं। ये तो ठीक है ना। तो प्राइमरी जो सर्वे है इसमें हम क्या करते हैं, हमने पहले भी बताया, आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज करते हैं ऐसी इंजरीज़ को जो कि मरीज़ को मार सकती हैं, ठीक है। दे कैन किल पेशेंट इमीडिएटली या फिर इंस्टेंटली, ठीक है। फॉर एग्जांपल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो कि पेशेंट को किल कर सकती है इमीडिएटली इफ़ नॉट रिलीव्ड, ठीक है। ठीक है ना। देखो एक है असेसमेंट, जिसको असेसमेंट कहते हैं, दूसरी चीज़ है रिससिटेशन, ठीक है ना। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। सीवियर ट्रॉमा के केस में जब हम जो हमारे पास पेशेंट आता है तो हम असेसमेंट और रिससिटेशन एक साथ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। देखें सीवियर ट्रॉमा बोथ आर परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ असेस करते रहें और रिससिटेट नहीं करें, ठीक है, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियस का कंसेप्ट देखें, याद रखें। तो जो गोल्डन आर का कंसेप्ट है ना, वो गोल्डन आर का कंसेप्ट जो है वो मेनली इसी पार्ट ऑफ द ATLS के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें अब जो ATLS है, जो प्राइमरी सर्वे है, इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। प्राइमरी सर्वे के 5 कंपोनेंट्स से याद रखें। हमें ये 5 कंपोनेंट्स हम क्या करते हैं, हम ये डिफरेंट उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन मेंशन तो हम सेपरेट करते हैं इनको, लेकिन जो इनकी एवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट होती है ना, वो हम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट याद रखना है। ऐसा नहीं है कि हम एयरवे है फॉर एग्जांपल, तो एयरवे को देखते रहें, बाकी चीज़ें भूल जाएं। तो हम साइमल्टेनियसली कर रहे होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन इनको डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। ये 5 कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देखते हैं। इनमें सबसे पहले ABCDE, ठीक है। एयरवे मेंटेनेंस एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ये हो गया। उसके बाद B से ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन हो गया, और C से सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें, तो ये एयरवे मेंटेनेंस एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन है, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन नहीं है, ये ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन है, ठीक है। अगेन सर्कुलेशन एंड हेमरेज कंट्रोल हो गया। उसके बाद D से डिसेबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिकल स्टेटस हो गया, एक्सपोजर एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल हो गया। तो ये 5 चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से हर एक का देखेंगे कि एवेलुएट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन की हमने क्या करनी है, एवेल्यूएशन कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है, ठीक है ना। तो एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन में इवेल्यूएशन की बात करें तो इवेल्यूएशन जो है इवेल्यूएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट का नाम पूछेंगे। अगर पेशेंट का नाम पूछेंगे, भाई आपका क्या नाम है, तो अगर पेशेंट कॉन्शियस है और बात कर रहा है तो इसका मतलब है इसका एयरवे पेटेंट है। हम फिर नेक्स्ट की तरफ बी की तरफ मूव टू बी कौन सा है, बी की तरफ जाएंगे, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है। हम यानी कि इसमें नाम पूछेंगे इवेल्यूएट करने के लिए। अगर वो बता रहा है, गपशप कर रहा है, तो हम बी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना।
अगर तो पेशेंट हम उसका नाम पूछेंगे, अगर नाम में वो उसको क्या वो अनकॉन्शियस है, वो बात नहीं कर पा रहा, तो हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, ठीक है, इवेल्युएशन की, ठीक है ना। तो इसमें इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेबलाइज करना है सर्वाइकल स्पाइन को। याद रखें अगेन, बिफोर एनी मैनिपुलेशन, पेशेंट को किसी भी तरह का मैनिपुलेट करने से पहले आपने क्या करना है, सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज करना। ये सर्वाइकल स्पाइन को स्टेबलाइज आप कैसे करेंगे, आप या तो रिजिड सर्वाइकल कॉलर यूज़ करेंगे या फिर आप सैंडबैग्स यूज़ करेंगे। अगर आपके पास रिजिड सर्वाइकल कॉलर अवेलेबल नहीं है तो आप सैंडबैग्स यूज़ करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड। ये सैंडबैग्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका पेशेंट का फेस है तो यहाँ पे आप सैंडबैग लगाएंगे, यहाँ पे आप एक सैंडबैग लगाएंगे, फिर इसको ऐसे करके आप पेशेंट के हेड को ऐसे करके पीछे से टेप करेंगे दोनों सैंडबैग्स के साथ, और उसके साथ वो जो बोर्ड है उसके साथ भी, ठीक है, वो कार्ट वगैरह जो व्हील वो व्हील चेयर कह रहा हूँ, जो जिस तरह स्ट्रेचर वगैरह हैं, ठीक है, उनके साथ आप बांध देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है ना, हम नेक्स्ट करेंगे कि पेशेंट का माउथ खोलेंगे, ओपन करेंगे इसका माउथ खोलने के दो तरीके हैं, या तो इसको जात हंस देंगे पेशेंट को, या तो इसकी चिन लिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। ये दो मैन्योर्स है हमारे पास, ठीक है ना, तो चिन लिफ्ट और जाथरस, ये हमने क्या करना है, एयरवे पेटेंसी देखने के लिए ये हमने करनी है, ठीक है ना। याद रखें इस दौरान जो चिन लिफ्ट होगी या जाथरस्ट होगा, इस दौरान हमने क्या करना है, मेंटेन करना है इमोबिलाइजेशन का जो स्टेटस है पेशेंट का, इमोबिलाइज करने का, इधर उधर हिलाना नहीं है, यानी कहने का मकसद ये कि इसको इमोबिलाइज ही रहने देना है पेशेंट को, ठीक है ना, फिर स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन को। चिन लिफ्ट मैनोवर जो होता है इस प्रेफरेबल, ठीक है ना। ये देखें चिन लिफ्ट इस प्रेफरेबल क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज़ इसमें इंसिडेंस होता है किस चीज़ का, it has low incidence of hyperextension injury of the cervical spine, ठीक है ना। आपको पता है ना हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, ज़्यादा एक्सटेंड करने से इंजरीज होती हैं, इसके बारे में MCQs भी हैं, वो हम एंटीरियर स्पाइनल लिगामेंट इधर उधर के जो भी हैं ये हम ढूंढ के इधर ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जाथस जो मैनूवर है वो जो लेस प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू चिन लिफ्ट के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम इसमें इसकी मैनेजमेंट किसकी, मैनेजमेंट ऑफ एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ठीक है ना। इसकी मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि एक रिजिड सकर लेंगे हम, ठीक है, रिजिड सकर के साथ हम इसमें कोई ब्लड है या म्यूकस है, फॉरेन बॉडी है, तो इसको हम रिमूव करेंगे और हम ओरोफेरिंग्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ साथ में अगर कोई इंजरी से कोई लूज डेंचर्स हैं या फिर ब्रोकन बोन पीसेस हैं वो भी हम रिमूव करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस है, ठीक है, अनकॉन्शियस है, तो उसका जो फॉल बैक ऑफ द टंग हो सकता है। आपको पता है ना, हमने जो टंग के मसल्स में हमने पढ़ा था कि अगर आप टंग पढ़ेंगे तो उसके मसल्स में पढ़ा था जो जीनियोग्लोसस जो मसल है वो टंग का सेफ्टी मसल कहलाता है, वो जीनियल ट्यूबरकल के साथ लगता है, पीछे जाके मसल्स उसके साथ लगता है टंग के मसल्स में, ठीक है। ये जो जीनियोग्लोसस है वो अब पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो ये सेफ्टी मसल है ना, ये अनकॉन्शियस है तो वो ये मसल फिर पीछे फॉल बैक करता है। जब फॉल बैक करता है तो फिर पूरी टंग आके ट्रैकिया वगैरह में लग जाती है, एपिग्लोटिस वगैरह में, ठीक है, सांस बंद हो जाती है पेशेंट की। इसलिए इसको रोकने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने पास करना होता है क्या, ओरोफेरेंजियल एयरवे, OPA हम कहेंगे इसको, ये मेरी अपनी निमोनिक एब्रीविएशन है, ठीक है, बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है। ओरोफेरेंजियल एयरवे हम पास करते हैं ताकि क्या कहे, पेटेंट रहेगा क्या, पूरा एयरवे, ठीक है ना। तो याद रखें द ओनली प्री रिक्विजिट फॉर ओरोफेरेंजियल एयरवे इज़ एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। ओनली प्री रिक्विजिट फॉर पासिंग एन OPA इज़ एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, याद रखें, ठीक है। ठीक है, देखें अगर हमने जो पहले जितने भी मेयर्स किए वो सफिशेंट नहीं हो पाती, ठीक है ना, और जो पेशेंट अनकॉन्शियस है स्टिल विद GCS इक्वल टू और लेस देन 8, इक्वल टू और लेस देन को क्या कहते हैं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन 8 है तो हम फिर क्या करेंगे, ETT के बारे में सोचेंगे, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में। याद रखें ऑलवेज ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर ETT, ठीक है ना।
ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज ऑक्सीजनेट द पेशेंट बिफोर ETT, ठीक है ना। अब फिर ETT के साइज़ की बात की जाए तो साइज़ 8 हम करेंगे एडल्ट मेल्स के लिए, साइज़ 7 करेंगे हम एडल्ट फीमेल के लिए, या फिर अगर ये साइज़ अवेलेबल ना हो तो साइज़ ऑफ द पेशेंट्स स्मॉल फिंगर जो है ये वाली फिंगर है ये के लिए हुई, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज ये चलती है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है ये हम डालेंगे, जब डालते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अवॉइड कर सकते हैं एस्पायरेशन को, यानी कि पेशेंट जो एस्पायर करेगा कोई भी चीज़ वो उससे अवॉइड हो जाएगी, ठीक है। यानी कि देखिए मैं आपको ये दोबारा ये पॉइंट बताता हूँ। एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेशन के दौरान हम क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्रिकॉइड प्रेशर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है कि ये पेशेंट को हम एस्पायरेट करने से रोक सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ निमोनिक्स क्रिकॉइड के भी हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। अगर हम जो क्रिकॉइड प्रेशर उस वक्त तक लगाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे अनटिल द कफ जो है दैट हैज़ बीन इन्फ्लेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटुबेट करेंगे तो उसके दौरान हम एक तो पेशेंट को ऑक्सीजनेट करेंगे बिफोर इंटुबेशन, दूसरा ये कि हम क्रिकॉइड प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि हम एस्पायरेशन से बच सकें। और याद रखें क्रिकॉइड प्रेशर उस वक्त तक अप्लाई करेंगे अनटिल द कफ हैज़ बीन इन्फ्लेटेड, ठीक है ना। हाउ टू मेक श्योर कि ट्यूब जो है वो करेक्ट प्लेस पे है, इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न देखेंगे और बायलेटरल ब्रेथ साउंड्स देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे करके देख लेंगे, ठीक है। देखें याद रखें कि जो सीवियर जो फेशियल ट्रामा होता है ना, इसमें हम एंडोट्रेपिक कभी कभी क्या होती है कि एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करना पॉसिबल नहीं होता, तो जब ETT पास करना पॉसिबल नहीं होता तो हम सर्जिकल एयरवे क्रिएट करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, क्रिकोथायरॉयडोटोमी, इसको मैं CTO बोलता हूँ, तो CTO हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। देखें जितने भी जो ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं इनको हमने स्पाइनल इंजरी हमने कंफर्म करनी है, ठीक है, या फिर सस्पेक्ट करनी है अनटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। इसलिए इनको हमने क्या करना है, हमने अवॉइड करना है इनकी किसको, रफ़ मैनिपुलेशन को, इनको हमने झगड़ना नहीं है इधर उधर करके, ठीक है। और इनको स्पेशली किस चीज़ के लिए, हेड एंड नेक की रफ़ मैनिपुलेशन को, ठीक है। याद रखें इमोबिलाइजेशन ऑफ द नेक हम कैसे करते हैं, हम हार्ड कॉलर्स यूज़ करते हैं। और इमोबिलाइजेशन ऑफ द बॉडी हम कैसे करते हैं, हम लॉन्ग स्पाइनल बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इससे बॉडी और नेक इमोबिलाइज रहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो लॉग रोल टेक्निक होती है शिफ्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं, पेशेंट की शिफ्टिंग के दौरान हम लॉग रोल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉग रोल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे शिफ्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं, लॉग रोल टेक्निक। अब ये कैसे करते हैं ये हम लेक्चर एक बना चुके हैं इस पर, ठीक है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने ए से क्या था, एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन देखते हैं, इसकी हम मैनेजमेंट में जाएंगे, इवेल्युएशन में, और फिर मैनेजमेंट देखेंगे, ठीक है। देखें कि ब्रीथिंग का जो सिनेरियो है, जब हम देखेंगे कि पेशेंट का एयरवे पेटेंट है तो हम ब्रीथिंग की तरफ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक बार एयरवे पेटेंट है तो फिर पेशेंट को हम ऑक्सीजनेशन शुरू करेंगे और उसके बाद हम वेंटिलेशन प्रॉपर एक वेंटिलेशन को इंश्योर करेंगे, ठीक है ना। याद रखें जितने भी ट्रामा पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ट्रामा पेशेंट्स, उनको हम ऑक्सीजन की सप्लाई हम देंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे और पल्स ऑक्सीमेट्री पे उसको लाजमी रखेंगे, उसकी पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटर करते रहेंगे, ठीक है। और इसका एम क्या होगा, एम इज़ टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट 6 लाइफ थ्रेटनिंग जो इश्यूज़ हैं। एम क्या है वो होगा हमारे पास, इसको आइडेंटिफाई एंड ट्रीट क्या, 6 लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़, कौन कौन से,
वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस या इश्यूज़ कौन कौन से, एक तो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद दूसरा है टेंशन न्यूमोथोरैक्स जिसको मैं टीपीटी बोलता हूँ, उसके बाद मैसिव हेमोथोरैक्स, ठीक है, मैसिव हीमोथोरैक्स है, उसके बाद ओपन न्यूमोथोरैक्स अगेन, ठीक है, और उसके बाद फ्लेल चेस्ट है, ठीक है, फ्लेल चेस्ट हमने यहाँ भी देखा था, और उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट है। तो ये तीन चीज़ें एटम, इसको हमने क्या निमोनिक बनाया, ए से टी से ओ से एम से एटम, ए से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स टीपीटी जिसको हमने बोला, और ओ से ओपन न्यूमोथोरैक्स, और उसके बाद एम से मैसिव हीमोथोरैक्स, एफ से फ्लेल चेस्ट, और सी से कार्डियक टेम्पोनेट। तो ये 6 लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ हैं, तो ये इनको आइडेंटिफाई करना और ट्रीट करना ये हमारा एम है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें कि ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन का भी मैंने पहले भी कहा था, इवेल्यूएशन एंड मैनेजमेंट हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखें एक इवेल्यूएशन हम मैनेजमेंट की इसका ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन बीवी का, ठीक है ना। तो इसमें देखें इवेल्यूएशन हम कैसे करेंगे, पहले इवेल्यूएशन इंस्पेक्ट करेंगे पेशेंट को, ठीक है ना, इंस्पेक्ट करेंगे फॉर सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है, ठीक है ना। इस इंस्पेक्शन में देखेंगे कि अगर सिमेट्रिकल चेस्ट मूवमेंट्स नहीं है तो हम देखेंगे कि कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी तो नहीं है या फिर कोई ब्लंट ट्रॉमा तो नहीं है, ठीक है, ये इवेल्यूएशन में। फिर हम देखेंगे इसमें पैल्पेशन करेंगे किसकी, ट्रेकिया की, कि ट्रेकिया कोई डेविएटेड तो नहीं है राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ। इसी तरह फिर पैल्पेट करेंगे चेस्ट वॉल को और बैक को फॉर फ्रैक्चर्स, क्रेपिटस एंड एम्फाइजीमा, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेस्ट वॉल को पैल्पेट करेंगे और बैक को पैल्पेट करेंगे। हम देखेंगे कि कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्रेपिटेशंस तो नहीं है, क्रेपिटस या फिर कोई एम्फाइजीमा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। फिर हम परकस करेंगे, परकशन में हम देखेंगे कि हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट आता है या डल परकशन नोट आता है। देखें जो डल परकशन नोट आता है, अगर इसके साथ आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिल रहे हैं, डल परकशन नोट के साथ अगर आपको एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स मिल रहे हैं तो इट इंडिकेट्स हीमोथोरैक्स, ठीक है, याद रखें, डल परकशन नोट, एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। अगर हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट के साथ एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हैं तो आपको मैसिव हीमोथोरैक्स मिल सकता है अंडरलाइंग, ठीक है। सॉरी ये हीमोथोरैक्स नहीं है, ये मैसिव क्या है, नीमोथोरैक्स है, थोरैक्स है, ठीक है। परकशन के बाद हम अस्कल्टेट करेंगे चेस्ट को, ठीक है। चेस्ट की अल्कल्टेशन में हम क्या करेंगे, ब्रेथ साउंड्स हम देखेंगे, हम क्या करेंगे उसके बाद हार्ट साउंड्स भी हम देखेंगे। डेफिनेटली चेस्ट की अस्कल्टेशन है, मजाक थोड़ी है। साथ साथ फिर हम इवेलुएट करेंगे नेक को, ठीक है। यहाँ पे कितनी चीज़ें आ रही हैं, देखें नेक आ रही है मेन पार्ट, फिर चेस्ट की अस्कल्टेशन आ रही है, चेस्ट की परकशन आ रही है, ठीक है ना, और चेस्ट की पैल्पेशन आ रही है, ठीक है। फिर ट्रेकिया की भी इंस्पेक्शन और पैल्पेशन आ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो नेक की इवेलुएशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई इंगोज वेंस तो नहीं है, कोई ब्रूई तो नहीं नज़र आ रही, ठीक है, और इसके अलावा सुनने में आ रही है, और इसके बाद सर्जिकल एम्फाइजीमा तो नहीं है। तो ये तीन चीज़ें हम इवेल्युएशन ऑफ द नेक में देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन में हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम अटैच करेंगे एक पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है ना, पल्स ऑक्सीमीटर, ताकि हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को डिटरमाइन कर सकें, ठीक है। हम फिर 100% ऑक्सीजन देंगे टू ऑल ट्रामा पेशेंट्स, हम 100% ऑक्सीजन देंगे। उसके बाद 100% ऑक्सीजन से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, टू अवॉइड एक्यूट ट्रामेटिक रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी, टू अवॉइड, ये अवॉइड है, टू अवॉइड एक्यूट ट्रामेटिक रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी से बचने के लिए जितने भी ट्रामा पेशेंट्स हैं उनको हम 100% ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, याद रखें। फिर हम क्या करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे असिस्टेड वेंटिलेशन विद द हेल्प ऑफ क्या, बैग मास्क, ठीक है ना, बैग मास्क डिवाइस जिसको मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा BMD, ठीक है, बैग मास्क डिवाइस से असिस्टेड वेंटिलेशन हम साथ साथ कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है जिसको मैंने TPT बोला, तो इसको हमने क्या करेंगे, नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे,
वो MCQ मैं ढूंढ लूँगा। नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे इन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, वो इसलिए कि हम जितना भी ऊपर की तरफ जाएं लंग के, तो जो एयर होती है ना, वो अंडर प्रेशर जो एयर है वो कहाँ होती है, हाईएस्ट प्लेस इन द एपेक्स में होगी ना। तो इधर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पे कंप्रेस करेंगे तो ये बाहर निकल आ जाएगी, डिकम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास अगर मैसिव हीमोथोरेक्स है तो हम इसको विगोरस सर्कुलेटरी सपोर्ट देंगे, साथ साथ में फिर चेस्ट इंट्यूबेशन करेंगे। जब पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रामा हो तो ओपन न्यूमोथोरेक्स होगा डेफिनेटली। पेनिट्रेटिंग एक चेस्ट ट्रामा है, कोई चाकू वाकू लगा है या फिर कोई इस तरह एक्सीडेंट में कोई चीज़ लगी है, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रामा है, तो उसमें ओपन न्यूमोथोरेक्स होता है। उसको मैनेज हम कैसे करते हैं, पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग्स लगाते हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे, पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, कंप्लीट सील नहीं करते, ठीक है। कंप्लीट सीलिंग से क्या होता है, एयर इंट्रैप हो जाती है इन द थोरेक्स, और फिर क्या होता है, ओपन न्यूमोथोरेक्स जो होता है वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बदल जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखें, जब भी कोई पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रामा आता है तो पेशेंट ओपन न्यूमोथोरेक्स के साथ आता है, ठीक है। जब ओपन न्यूमोथोरेक्स की फिर मैनेजमेंट क्या है, इसको हम पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग से मैनेज करते हैं। पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग्स फिर जब इनकी कंप्लीट सीलिंग करते हैं ना, पार्शियल इसलिए कि जब कंप्लीट करते हैं ना तो वो फिर एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है। एयर इंट्रैपमेंट जब हो जाती है तो ओपन न्यूमोथोरेक्स जो है ये हमारा, मैं न्यूमोथोरेक्स को न्यूमो को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। बाकी न्यूमोथोरेक्स को तो फिर मैं TPT बोलता हूँ, टेंशन न्यूमोथोरेक्स या ओपन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। तो ओपन न्यूमोथोरेक्स फिर हमारा टेंशन न्यूमोथोरेक्स में बदल जाता है, ठीक है ना। तो पार्शियल ओक्लूसिव ड्रेसिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं नेक्स्ट, उसमें फिर हम चेस्ट इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है। फिर अगर ट्रामा का पेशेंट अगर फ्लेल चेस्ट के साथ आता है तो हम फ्लेल चेस्ट की कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिया, गुड एनाल्जेसिया हम देते हैं। अगर फ्लेल चेस्ट के साथ, ये देखें, ठीक है, फ्लेल चेस्ट के साथ अगर अंडरलाइंग पल्मोनरी कंट्यूजन भी है जो कि हाइपोक्सिया करा रहा हो, यानी कि फ्लेल चेस्ट के साथ अंडरलाइंग पल्मोनरी कंट्यूजन जो कि हाइपोक्सिया भी करा रहा हो, तो क्या होता है कि इसके लिए फिर इलेक्टिव इंट्यूबेशन और ऑक्सीजनेशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो कार्डियक टेम्पोनाट है, कार्डियक टेम्पोनाट की डायग्नोसिस के लिए हमें क्या होता है, हमें ज़रूरी होता है कि हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन चाहिए होता है हमें, ठीक है। स्पेशली क्या, अगर तो कोई पेनिट्रेटिंग वुंड है वो क्या मीडियल टू द निपल्स एंटीरियरली, अगर आगे से कोई वुंड है तो मीडियल टू द निपल्स हो, दोनों निपल्स के बीच में हो, मीडियल हो, तो हम कार्डियक टेम्पोनाट सस्पेक्ट करते हैं। पोस्टीरियरली अगर कोई इंजरी है, ट्रामा है, और वो फिर मीडियल टू द स्केपुला है, दोनों स्केपुलास के बीच में है, तो हम क्या करते हैं, कार्डियक टेम्पोनाट सस्पेक्ट करते हैं। देखिए, कार्डियक टेम्पोनाट के पेशेंट में हम नीडल पेरिकार्डियोसेंटिसिस करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में लाइफ सेविंग होता है, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक टेम्पोनाट हमारे पास थोरेकोटमी एंड रिपेयर है, ठीक है, ठीक है ना। तो थोरेकोटमी एंड रिपेयर कार्डियो थोरेसिक सर्जन करता है, ठीक है ना। ये कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं है, ये कार्डियो थोरेसिक सर्जन करता है। हम अपने कार्डियो थोरेसिक सर्जन से पूछेंगे कि जो उसने एक्स्ट्रा 2 साल कार्डियो थोरेसिक सर्जरी में लगाए हैं उसके पास कितने इस तरह के केसेस फ्लेल चेस्ट कार्डियक टेम्पोनाट के साथ आए हैं, और उसने कितनी थोरेकोटमीज रिपेयर की हैं, देखते हैं, ठीक है। फिर सी से हमारे पास हमने हमने ए पढ़ा एयरवे, अच्छा, बी से हमने पढ़ा ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ए से एयरवे एंड सर्वाइकल स्पाइन जो प्रोटेक्शन पढ़ा। उसके बाद सी से हमारे पास सर्कुलेशन एंड हिमरेज कंट्रोल है। इसकी भी हम इन दोनों की तरह, ए और बी की तरह, इसकी भी हम इवेल्युएशन पढ़ेंगे, फिर इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इवेल्युएट हम कैसे करेंगे, असेस करेंगे सबसे पहले पल्स देखेंगे, उसके बाद हम असेस करेंगे बीपी को, ठीक है। बीपी और पल्स दोनों के दोनों अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या देखते हैं कि हम देखेंगे क्लोथ्स में कोई सॉक्ड, उसके कपड़ों पे कोई खून लगा हुआ तो नहीं है, विजिबल कोई ब्लीडिंग तो नहीं नज़र आ रही साथ में, वो देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, ठीक है ना। देखें, जो
कोई इंजरी, साइंस ऑफ इंजरी देखेंगे, एब्डोमेन में कोई इंजरी के साइंस तो नहीं है, थोरैक्स में कोई इंजरी के साइंस तो नहीं है। इसी तरह इंजरी के साइंस हम पेल्विस में देखेंगे, पेल्विस में भी देखेंगे और लॉन्ग बोन्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमने इवेल्युएशन करनी है। हाइड्रेशन स्टेटस हमने देखना है, पेशेंट का पीला तो नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद कि उसको प्यास तो नहीं लग रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कलर ऑफ द स्किन हम देखेंगे, इससे भी हमें हाइड्रेशन स्टेटस का पता चलता है। फिर फास्ट है, ठीक है ना। फास्ट क्या है? फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रामा, ठीक है। ये क्या है? फोकस्ड एब्डोमिनल सोनोग्राफी फॉर ट्रामा, ठीक है। इसको फास्ट कहते हैं। ये परफॉर्म करेंगे हम तो रूल आउट करने के लिए कि कोई कंसील्ड हीमरेज तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह साथ साथ में हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन की भी करेंगे, ठीक है। वो नवाब याद है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन वाला, ठीक है। फिर हम सर्कुलेशन एंड हीमरेज कंट्रोल की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमारे पास याद रखें ये होना चाहिए कि हमारे पास हमें पेशेंट की रिसस्टेशन कर सकें विद साइमल्टेनियस कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग एंड हीमरेज को मैं BH लिखता हूँ, ठीक है ना। या फिर ब्लीडिंग हो या हेमरेज हो, मैं इसको आइंदा इस तरह निमोनिक से लिखूंगा, ये मैं बार बार नहीं लिख सकता इतनी बड़ी बुक में, ठीक है। ठीक है ना। अगर कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, ठीक है। या तो नहीं, बस डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। कैसे? मैनुअली, कोई इस तरह करके, इस तरह करके, या फिर ड्रेसिंग पैड से हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ब्लीडर हमें विजिबल है, ठीक है, ब्लीडर विजिबल है तो हम उसको लाइगेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लाइगेट भी कर सकते हैं, ब्लीडिंग ही रोकनी है ना, और क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखें वाइट बोर कैनुलास हम 2 लेंगे, एक के बजाय 2 लेंगे। 2 को कहाँ लेंगे? अपर लिम में हम फिक्स करेंगे, वेंस में, ठीक है। कैनुला लेते वक्त ही हम ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। ब्लड सैंपल्स क्या किसके लिए? सीरोलॉजी के लिए, ग्रुपिंग के लिए और क्रॉस मैच के लिए। सीरोलॉजी मतलब हेपेटाइटिस B, C वगैरह जितने भी हैं, ठीक है, इसके लिए, ठीक है, ग्रुपिंग और क्रॉस मैच के लिए, सही है। फिर हम क्या करेंगे, वार्म क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन यानी कि रिंगर लैक्टेट एक अच्छा क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन है, ये देंगे। एवरी ट्रॉमा पेशेंट के लिए हम वार्म क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन देंगे। याद रखिए वार्म का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रॉमा सेंटर्स में, ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एवरी ट्रॉमा पेशेंट के लिए हम देंगे, ठीक है। कंसिडर परमिसिव हाइपोटेंशन वेयर इंडिकेटेड। परमिसिव हाइपोटेंशन के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो हमने कैनुलास की बात की, तो ये देखें कि अगर 6 साल से कम बच्चे हैं और उनमें कोई वेन नहीं मिल रही है तो हम इंट्राओसियस इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं, ठीक है। इंट्राओसियस इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। तो ये हमने कैसे देना है इसके बारे में भी, इंट्राओसियस इन्फ्यूजन बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम पेशेंट को रिसस्टेट करेंगे, रिंगर लैक्टेट वगैरह जिस तरह जो भी है हमारे पास, ठीक है ना, तो हम उसको फिर पेशेंट की इम्प्रूवमेंट को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? हम कहेंगे 3 कैटेगरीज में, रिस्पॉन्डर है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है और नॉन रिस्पॉन्डर है। रिस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर और नॉन रिस्पॉन्डर, ठीक है। रिस्पॉन्डर क्या है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर, नॉन रिस्पॉन्डर, ये हमने शॉक एंड हिमरेज के चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, ब्लड भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लाज्मा भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों एक्सपेंडर्स हैं ना, ठीक है, एक्सपेंडर्स हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड तो हम टाइप देख के, भाई ऐसे ब्लड नहीं देना, ठीक है, तो टाइप देखिए। अच्छा, कुछ एक्सपेंडर्स फॉर एग्जांपल प्लाज्मा एक्सपेंडर्स, फॉर एग्जांपल डेक्सट्रांस, इनका एक्सेस में अगर आप यूज़ करें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में याद रखें ये इम्पेयर करते हैं ब्लड क्लोटिंग को। डेक्सट्रांस इम्पेयर करते हैं ब्लड क्लोटिंग को, याद रखें। कब इम्पेयर करते हैं? अगर आप इनको एक्सेस में यूज़ करें, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ ब्लड जो है वो और बगैर क्रॉस मैच के ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, और उसके बाद टाइपिंग ऑफ ब्लड प्लस क्रॉस मैच ये 30 मिनट्स में आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। और पेशेंट की एनजी ट्यूब पास करेंगे, क्यों पास करेंगे? ताकि हम स्टमक को डिकम्प्रेस कर सकें, वोमिटिंग वगैरह से बचा जा सके, और डिकम्प्रेशन ऑफ स्टमक बहुत ज़रूरी होती है ऐसे केसेस में। इसके अलावा फोलीस पास करेंगे, क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट्स के इश्यूज़ होते हैं। इसी तरह वो यूरिन आउटपुट को हम एक चार्ट बना के मेंटेन रख सकते हैं। इसी तरह पेल्विक फ्रैक्चर्स जो हैं, पेल्विक फ्रैक्चर्स देखें,
पेल्विक फ्रैक्चर्स में अगर ओपन बुक फ्रैक्चर्स वगैरह फॉर एग्जांपल ले लो, मिसाल ले लो, तो इनमें हम पेल्विक रैप्स यूज़ करते हैं या फिर ब्लाइंडर्स यूज़ कर सकते हैं। इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक टेम्पोनेट इफ़ेक्ट क्रिएट कर पाएंगे और इससे हम ब्लीडिंग को रोकने में कामयाब हो सकेंगे, ठीक है। और ये अगर तो स्टिल पेशेंट जो है हीमोडायनेमिकली इंस्टेबल हो रहा है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो हम लेप्रोटमी के बारे में सोच सकते हैं। और जो लेप्रोटमी है ये हम इसलिए करेंगे कि हम कंट्रोल कर पाएँ ब्लीडिंग साइट्स को एंड पेशेंट को सेव कर सकें। इसको हम डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी कहेंगे, ठीक है, DCL, ठीक है। अगेन हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी है तो हम लेप्रोटमी के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग सोर्स को हम रोक सकें, ब्लीडिंग को रोक सकें, ठीक है, ब्लीडिंग सोर्स को हम ढूंढ सकें और ब्लीडिंग को रोक सकें। इसको हम डैमेज कंट्रोल लेप्रोटमी कहते हैं। फिर देखें, अगर नेक के पेशेंट के नेक में हम कोई इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, ठीक है, और हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एक वेनस इंजरी है, इस पेनिट्रेटिंग इंजरी ने वेन्स को अफेक्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम ट्रेंडलनबर्ग हेड डाउन पोजीशन में रखेंगे, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में रखेंगे, ताकि हम क्या करें, एयर एम्बोलिज्म से जो है ना बच सकें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी इमेजेस इन सर्जरी में हमने देखा हुआ है, ठीक है, RK की। फिर हम आते हैं किस में, हम आते हैं D में, ठीक है। D से हमारे पास क्या था, डिसेबिलिटी एंड न्यूरोलॉजिक स्टेटस, ठीक है ना। इसमें हम न्यूरो की एवेल्यूएशन और मैनेजमेंट देखते हैं, न्यूरो की एवेल्यूएशन और मैनेजमेंट देखते हैं। देखें, अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम देखेंगे, याद रखें ये लेवल है, ये LOC वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाला नहीं है, मैंने इसको LOC इसलिए, ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जब लेवल हम देखेंगे, अगर लेवल हम कैसे देखेंगे, हम उसका GCS मेजर करेंगे। GCS के बारे में भी हमारी एक वीडियो आ रही है, ठीक है, पूरा एक लेक्चर आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या देखेंगे, प्यूपिल्स को असेस करेंगे। प्यूपिल का हम क्या देखेंगे, साइज़ देखेंगे प्यूपिल्स का, प्यूपिल्स की रिएक्टिविटी हम देखेंगे, जैसे हम यूजुअली देखते होते हैं। उसके बाद हम ठीक है, फिर हम देखेंगे कोई लेटरलाइजिंग साइंस लाइक हेमीपेरेसिस वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। लेटरलाइजिंग साइंस हम देखेंगे। इसी तरह फिर इन रेज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को हम रूल आउट करेंगे, और अगर है तो उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह D, फिर E हमारे पास है। E से हमारे पास क्या है, एक्सपोजर। हमने सारा का सारा पढ़ा ना, A पढ़ा, B पढ़ा, C पढ़ा, D पढ़ा, और हमारे पास अभी E है, ठीक है। एक्सपोजर एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल में हमारे पास क्या है, हम देखेंगे टेम्परेचर ऑफ द इमरजेंसी रूम जो है, हम उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द ER जो है, इसको मेंटेन करेंगे पेशेंट को अनकवर करने से पहले, पेशेंट को एक्सपोज करने से पहले, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल वही है, ER कंट्रोल में जो टेम्परेचर वगैरह जो है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर AC है तो उसको स्विच ऑफ करेंगे, ये भी एनवायरमेंटल कंट्रोल में आ रहा है, ठीक है। फिर पेशेंट को हम अनड्रेस करेंगे, ठीक है, और एग्ज़ाम स्टार्ट कर देंगे। एग्ज़ाम में फिर हमारे पास फ्रंट से भी एग्ज़ाम सारा करेंगे, बैक से भी सारा का सारा एग्ज़ाम करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम कोई पॉसिबल इंजरी हम ढूंढ सकें इधर उधर की, ठीक है। तो फिर पेशेंट को हम क्या करेंगे, वार्म ब्लैंकेट से कवर करेंगे एग्ज़ाम के बाद, ठीक है ना। और याद रखें, पेशेंट को हम वार्म क्रिस्टलॉइड्स देंगे। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वार्म ब्लैंकेट्स इन्वायरमेंट कंट्रोल में आ रहा है, टेम्परेचर को वार्म करना इन्वायरमेंट कंट्रोल में, स्विच ऑफ AC इन्वायरमेंटल कंट्रोल में आ रहा है, एक्सपोजर, ठीक है, अनकवर पूरे का पूरा हेड टू टो से, ठीक है। उसको आगे से और पीछे से एग्ज़ाम करेंगे। याद रखें, वार्म क्रिस्टलॉइड्स देंगे पेशेंट को रिसस्टेशन के लिए, और वार्म ब्लड जो हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, देखें ये MCQ हमारे पास SK 9 में मौजूद है, ब्लड जो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड वार्मर्स, ठीक है। तो ये MCQ भी हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। बार बार मैं वार्म चीज़ों का या फिर ब्लैंकेट्स का और AC का इसलिए कह रहा हूँ कि याद रखें,
एवॉइड हाइपोथर्मिया, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया को हम अवॉइड इसलिए करते हैं ट्रामा पेशेंट्स में क्योंकि हाइपोथर्मिया वर्सनिंग ऑफ कोअगुलोपैथी करा सकता है और हाइपोथर्मिया स्टिमुलेट कर सकता है फर्दर हिमरेज को, ठीक है। जैसे ही कोअगुलोपैथी वर्सन हो जाती है तो डेफिनेटली हिमरेज हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंडरी सर्वे पढ़ेंगे। हमने प्राइमरी सर्वे का पूरा एक अच्छा सा डिस्कशन किया यहाँ पे।